लखनऊ शहर की तपती दोपहर में धूल और धुएं का गुबार आसमान को पूरी तरह से धुंधला कर रहा था। आईपीएस अधिकारी काव्या शर्मा का भारी पुलिस काफिला हजरतगंज के सबसे व्यस्त चौराहे पर लाल बत्ती के कारण अचानक रुक गया। सायरन की तेज गूंज और गाड़ियों के शोर ने माहौल को बहुत तनावपूर्ण बना दिया था। वातानुकूलित बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठी काव्या की आंखें थकान से भारी थीं। उसकी मुद्रा में एक कठोर लौह महिला का स्पष्ट दबदबा झलकता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी खिड़की के काले शीशे से बाहर की तरफ झांका। फुटपाथ के एक संकरे कोने में एक पुरानी और जर्जर चाट की दुकान लगी हुई थी। वहां से उठने वाला तीखा धुआं सीधे काव्या की गाड़ी के काले शीशे से टकरा रहा था। उस छोटी दुकान पर एक अत्यंत कमजोर आदमी फटे पुराने कपड़ों में खड़ा होकर भूखे ग्राहकों को छोले भटूरे परोस रहा था। उसके चेहरे पर कोयले की कालिख और पसीने की मोटी परत जमी हुई थी। यह दृश्य उसकी अत्यंत दयनीय स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर कर रहा था। काव्या की तेज नजर उस गरीब आदमी के थके हुए कंधों पर टिक गई। जैसे ही उस आदमी ने अपना पसीना पोंछने के लिए सिर उठाया, काव्या के शरीर में एक तेज बिजली सी दौड़ गई। वह चेहरा, जिसे वह पिछले 5 सालों से भूलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, आज अचानक उसके सामने आ गया था। वह कोई और नहीं बल्कि रवि था, उसका अपना पति, जिसने उसे सबसे बुरे वक्त में धोखा दिया था। रवि की आंखें गहरे गड्ढों में धंस चुकी थीं और उसकी वह पुरानी चमक हमेशा के लिए खो चुकी थी। काव्या के हाथ अनायास ही गाड़ी की चमड़े वाली सीट पर मजबूती से कस गए। काव्या का दिमाग सुन्न हो गया और अतीत की भयानक यादें किसी तेज फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। उसे वह मनहूस रात याद आई जब रवि ने उसकी बीमार मां की सर्जरी के सारे पैसे चुरा लिए थे। उसने एक क्रूर खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह किसी अमीर लड़की के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। उस एक धोखे ने काव्या के अंदर के कोमल इंसान को पूरी तरह से मार डाला था। प्यार की जगह एक गहरी और कभी न खत्म होने वाली नफरत ने ले ली थी। आज उसी धोखेबाज इंसान को सड़क पर इस दयनीय और भिखारियों जैसी हालत में देखकर काव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह वही रवि है जो कभी आईएएस अधिकारी बनने का बड़ा सपना देखता था? क्या यह वही घमंडी आदमी है जिसने पैसों के लालच में अपने पवित्र रिश्ते को मिट्टी में मिला दिया था? कर्मों का फल कितनी जल्दी और कितनी बेरहमी से मिलता है। यह आज काव्या की आंखों के ठीक सामने एक जीवंत सत्य बनकर खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और सीने में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर का तापमान बहुत ज्यादा था, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठी काव्या को अपने हाथों में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसका पुलिस वाला कठोर दिमाग कह रहा था कि इस अपराधी को उसकी इसी दुर्दशा में सड़क पर सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह ब्रह्मांड का न्याय है जिसने उस लालची इंसान को उसके सही मुकाम पर पहुंचा दिया है। लेकिन एक औरत का वह कमजोर दिल जो कभी रवि से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इस दर्दनाक दृश्य को देखकर चुपचाप खून के आंसू रो रहा था। वह चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। रवि के हाथ लगातार कांप रहे थे जब वह गर्म तेल की कड़ाही से भटूरे निकाल रहा था। अचानक उबलते हुए तेल की कुछ गर्म बूंदें उसकी कलाई पर गिर पड़ीं। उसने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन अगले ही पल वह फिर से अपने काम में जुट गया। यह देखकर काव्या की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आंसुओं को सख्ती से रोक लिया और खुद को याद दिलाया कि यह आदमी किसी भी तरह की सहानुभूति या दया का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती अब हरी हो चुकी थी और पीछे से आ रही गाड़ियों के हॉर्न का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। काव्या के ड्राइवर ने गाड़ी का इंजन तेज किया और धीरे से कार को आगे बढ़ाने लगा। गाड़ी जैसे ही चाट की दुकान के ठीक सामने से गुजरी, रवि ने अचानक अपना सिर उठाया। एक पल के लिए दोनों की नजरें उस काले शीशे के आर पार टकराईं। हालांकि रवि काव्या को अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन काव्या को लगा
जैसे रवि की वे उदास आंखें सीधे उसकी आत्मा के भीतर झांक रही हैं। पुलिस का वह लंबा काफिला धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन काव्या का मन उसी भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर पीछे छूट गया था। उसकी उंगलियां लगातार अपनी खाकी वर्दी के बटनों को छू रही थीं, जैसे वह वहां से कोई मानसिक शक्ति खींचना चाहती हो। लखनऊ शहर की यह शाम उसके जीवन का सबसे बड़ा और भयानक तूफान लेकर आई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नियति उन दोनों को इस अजीब और दर्दनाक मोड़ पर लाकर फिर से खड़ा कर देगी। उसका दिल अब बदले की भयानक आग में जलने लगा था। कार के अंदर का शांत माहौल अब उसे अंदर ही अंदर काटने लगा था। उसने अपने ड्राइवर को तुरंत पुलिस मुख्यालय की तरफ तेजी से गाड़ी चलाने का सख्त आदेश दिया। वह चाहती थी कि काम की व्यस्तता में वह इस सड़क किनारे वाले भयानक दृश्य को अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटा दे, लेकिन रवि का वह कमजोर, थका हुआ और कालिक से पुता हुआ चेहरा किसी जिद्दी भूत की तरह उसका लगातार पीछा कर रहा था। उस चेहरे पर कोई अपराधबोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और गहरी उदासी साफ छाई हुई थी। मुख्यालय पहुंचकर काव्या ने अपने बड़े और शानदार वातानुकूलित केबिन में कदम रखा। यह केबिन उसकी ताकत, उसकी कड़ी मेहनत और उसके शानदार संघर्ष का प्रतीक था। उसने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। सामने दीवार पर टंगे अशोक चक्र को देखते हुए उसने खुद से एक बहुत बड़ा सवाल किया। क्या सच में रवि ने उसे सिर्फ पैसों के लिए धोखा दिया था, या उस भयानक रात के काले साये में कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जिससे वह आज तक पूरी तरह से अनजान है? अचानक केबिन का भारी दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर शर्मा एक महत्वपूर्ण फाइल लेकर अंदर आए। काव्या ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को कठोर बना लिया और एक सख्त पुलिस अधिकारी का मुखौटा पहन लिया। उसने फाइल ली और उसे बिना किसी दिलचस्पी के पन्ने पलटने लगी। उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रवि के वो कांपते हुए हाथ और कलाई पर पड़े जलने के ताजे निशान उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। एक बेचैनी उसके सीने में लगातार बढ़ रही थी, जिसे वह किसी भी तरह से शांत नहीं कर पा रही थी। शाम ढलने लगी थी और सूरज की आखिरी किरणें काव्या के केबिन की खिड़की से अंदर झांक रही थीं। उसने इंस्पेक्टर शर्मा को बाहर जाने का इशारा किया और कमरे में फिर से अकेलापन छा गया। उसने अपना फोन उठाया और एक पुराना नंबर डायल करने के बारे में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसने फोन वापस मेज पर पटक दिया। उसका स्वाभिमान उसे एक ऐसे इंसान के पास जाने से रोक रहा था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह किसी भी कीमत पर उस लालची और धोखेबाज इंसान के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन भाग्य का खेल भी कितना अजीब होता है। जो औरत पूरे शहर के बड़े से बड़े अपराधियों को अपने एक इशारे पर नचाती थी, वह आज एक मामूली चाट बेचने वाले की यादों से बुरी तरह हार रही थी। काव्या ने अपनी आंखें बंद कीं और एक लंबी गहरी सांस खींचकर खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि आज रात की नींद उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुकी है। ये अधूरा सच उसे तब तक चैन से जीने नहीं देगा जब तक वह इसके तह तक नहीं पहुंच जाती। उसने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह तस्वीर उनके कॉलेज के दिनों की थी, जब वे दोनों बहुत खुश थे। तस्वीर में रवि मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में दुनिया जीत लेने का एक खूबसूरत सपना चमक रहा था। आज सड़क पर खड़े उस टूटे हुए इंसान और इस तस्वीर वाले उत्साही युवा में कोई भी समानता नहीं बची थी। समय ने रवि को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था। काव्या के आंसू अब उसकी आंखों की हदें पार करके उसके गालों पर चुपचाप बहने लगे थे। यह आंसू उस प्यार के लिए नहीं थे जो कभी उनके बीच हुआ करता था। यह आंसू उस खूबसूरत सपने के टूटने के थे जिसे दोनों ने मिलकर देखा था। काव्या ने तस्वीर को वापस दराज में रखा और उसे जोर से बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वह कल उसी सड़क पर दोबारा जाएगी। इस बार एक मजबूर औरत की तरह नहीं,
बल्कि एक शक्तिशाली आईपीएस अधिकारी की तरह। वह रवि की आंखों में आंखें डालकर यह देखना चाहती थी कि क्या उस धोखेबाज के अंदर अब भी थोड़ी सी शर्म बाकी बची है या नहीं। रात गहराती जा रही थी और लखनऊ की सड़कें धीरे धीरे सुनसान होने लगी थीं। काव्या अभी भी अपने केबिन में बैठी पुरानी फाइलों में खुद को उलझाने की बेकार कोशिश कर रही थी। बाहर सड़क के कुत्तों के भौंकने की आवाजें इस सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी बहुत गहरी और अंधेरी खाई में गिरती जा रही है। कर्मों का यह अजीबोगरीब चक्र अब उसे किस दिशा में ले जाएगा, यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। दर्द का यह सफर अभी शुरू ही हुआ था। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें आज की तारीख लिखकर कुछ शब्द दर्ज किए। ये शब्द किसी पुलिस केस की जानकारी नहीं थे, बल्कि उसके टूटे हुए दिल की दर्दनाक चीखें थीं। उसने लिखा कि न्याय की देवी हमेशा अंधा कानून ही क्यों मानती है? क्या कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमारी खुली आंखों को बिल्कुल साफ दिखाई देता है? क्या ऐसा संभव है कि इंसान जो बुरा कर्म करता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और दर्दनाक मजबूरी छिपी हो? ये सारे सवाल अब काव्या के दिमाग में हथौड़े की तरह लगातार जोर जोर से प्रहार कर रहे थे। रात के ठीक 2 बज चुके थे जब काव्या ने आखिरकार अपना केबिन छोड़ा। मुख्यालय की लंबी सीढ़ियां उतरते समय उसके कदमों में आज वह रोज वाला आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं था। वह एक मशीन की तरह चल रही थी जिसका रिमोट किसी और के हाथों में चला गया हो। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का एक गर्म ज्वालामुखी फूटने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कल का दिन उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और भयानक फैसला करने वाला था। वह अपनी सरकारी जीप में बैठी और घर की तरफ निकल पड़ी। शहर की खाली सड़कों पर जीप तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन काव्या की आत्मा उसी धूल भरे चौराहे पर जाकर अटक गई थी। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। नियति ने उसे फिर से उस इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है। कल सूरज की पहली किरण के साथ एक नया और भयंकर तूफान लखनऊ की इन पुरानी सड़कों पर दस्तक देने वाला था, और उस तूफान के केंद्र में खड़ी थी आईपीएस काव्या शर्मा और उसका अतीत। रात का गहरा सन्नाटा काव्या के विशाल सरकारी बंगले में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और वह अपने बिस्तर पर लगातार करवटें बदल रही थी। वातानुकूलित कमरे की ठंडी हवा भी उसके अंदर धधक रही पुरानी यादों की आग को बुझाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी। बार बार उसकी आंखें बंद होती और दिल्ली विश्वविद्यालय के वे सुनहरे दिन एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगते। उन दिनों जिंदगी बहुत साधारण थी और सपनों में एक अजीब सी बेखौफ उड़ान हुआ करती थी। दिल्ली की उन पुरानी और तंग गलियों में रवि एक बहुत ही होनहार लेकिन बेहद गरीब छात्र हुआ करता था। उसके कपड़ों पर हमेशा सिलवटें होती थीं, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को बदल देने वाली एक गजब की चमक हमेशा मौजूद रहती थी। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता और उसकी पुरानी किताबों से दोस्ती पूरे कैंपस में मशहूर थी। काव्या को आज भी याद है कि कैसे वह पहली बार कैंटीन में रवि से टकराई थी और उसकी वो सादगी भरी मुस्कान सीधे काव्या के दिल में उतर गई थी। वह मुस्कान बिल्कुल सच्ची और मासूम थी। धीरे धीरे उनकी यह छोटी सी मुलाकात एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। रवि की बुद्धिमानी और उसकी सादगी ने काव्या के अमीर और प्रभावशाली परिवार से होने के बावजूद उसे रवि की तरफ मजबूती से खींच लिया था। वे दोनों अक्सर इंडिया गेट के पास घंटों बैठे रहते और भविष्य के बड़े बड़े सपने बुनते थे। रवि हमेशा काव्या को सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित करता था। वह उसकी हर छोटी बड़ी पढ़ाई की समस्या को बहुत ही धैर्य और प्यार के साथ सुलझाता था, जैसे वह खुद परीक्षा देने वाला हो। जब काव्या की पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता था तो रवि रात रात भर जागकर
उसके लिए शानदार नोट्स तैयार करता था। सर्दियों की ठंडी रातों में वह पुरानी शॉल ओढ़े हुए काव्या के हॉस्टल के बाहर चाय की टपरी पर उसका इंतजार करता रहता था। उसकी उस निस्वार्थ सेवा और समर्पण को देखकर काव्या को लगने लगा था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिल गया है। रवि हमेशा कहता था कि जब काव्या आईपीएस की वर्दी पहनेगी तो वह खुशी से सबसे जोर से तालियां बजाने वाला पहला इंसान होगा। उन दोनों का प्यार समाज की ऊंच नीच और अमीरी गरीबी की सभी दीवारों को पार कर चुका था। काव्या ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर रवि को अपना जीवन साथी चुनने का एक बहुत ही कठोर और पक्का फैसला कर लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि रवि तो की लान गढ़ता है कि मेहनत और उसकी ईमानदारी एक दिन उन दोनों के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेगी। प्यार की वह मासूमियत इतनी गहरी थी कि काव्या ने कभी सपने में भी रवि की नीयत पर एक पल के लिए भी कोई छोटा सा शक नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक काव्या की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आ गया। उसकी मां को दिल की एक बहुत ही गंभीर बीमारी ने घेर लिया और डॉक्टरों ने तुरंत एक महंगी सर्जरी करने की सख्त सलाह दी। काव्या का परिवार उस समय एक बहुत बड़े वित्तीय संकट से गुजर रहा था और उनके पास इतने सारे पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उस मुश्किल घड़ी में रवि ने आगे बढ़कर एक सच्चे सहारे की तरह काव्या का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे यह पूरा भरोसा दिलाया कि वह पैसों का सारा इंतजाम कर लेगा। काव्या और उसके परिवार ने अपनी पाई पाई जोड़कर सर्जरी के लिए एक बड़ी रकम इकट्ठी की थी। सुरक्षा के लिहाज से और अस्पताल की भागदौड़ को देखते हुए वह सारी नकदी रवि के भरोसेमंद हाथों में सौंप दी गई थी। काव्या की मुख्य यूपीएससी परीक्षा और उसकी मां की महत्वपूर्ण सर्जरी दोनों एक ही दिन होने वाले थे। काव्या उस रात बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन रवि ने उसके माथे को चूमकर उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेगा और उसे सिर्फ अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगली सुबह जब काव्या उठी तो उसे रवि का कोई भी संदेश या कॉल अपने फोन पर नहीं मिला। उसने बार बार रवि का नंबर डायल किया, लेकिन वह लगातार बंद आ रहा था। परीक्षा का समय तेजी से करीब आ रहा था और अस्पताल से भी पैसे जमा करने के लिए लगातार फोन आ रहे थे। काव्या के अंदर एक बहुत ही भयानक घबराहट और बेचैनी तेजी से बढ़ने लगी थी। वह पागलों की तरह रवि के छोटे से किराए के कमरे की तरफ भागी, यह सोचकर कि शायद वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया होगा। जब काव्या हांफते हुए रवि के उस छोटे से कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था और रवि का सारा सामान वहां से पूरी तरह गायब हो चुका था। बिस्तर के पास एक छोटी सी मेज पर एक मुड़ा हुआ सफेद कागज रखा था। काव्या के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे जब उसने उस कागज को खोला। वह एक खत था जिसे रवि ने अपने हाथों से लिखा था और उस खत के एक एक शब्द ने काव्या की आत्मा को छलनी कर दिया। उस खत में रवि ने बहुत ही बेरहमी से लिखा था कि वह काव्या और उसकी गरीब परिस्थितियों से पूरी तरह से ऊब चुका है। उसने यह भी लिखा कि उसे एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की मिल गई है जो उसे रातों रात एक शानदार जिंदगी दे सकती है। सर्जरी के वो सारे पैसे जो काव्या के परिवार ने खून पसीने से जोड़े थे, रवि अपने साथ लेकर हमेशा के लिए वहां से जा रहा था। उसने काव्या को अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी वापस लौटकर न आने की एक बहुत ही सख्त और क्रूर चेतावनी दी थी। वह खत पढ़ते ही काव्या के दिमाग की नसें जैसे फटने लगी थीं और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। जिस इंसान पर उसने अपनी जान से भी ज्यादा अंधा विश्वास किया था, उसी इंसान ने उसकी पीठ में एक बहुत ही जहरीला और जानलेवा खंजर घोंप दिया था। प्यार, विश्वास और भविष्य के वे सारे खूबसूरत सपने एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गए थे। कमरे की उस भयानक खामोशी में काव्या की चीखें दबकर रह गईं और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका धड़कता हुआ दिल सीने से जिंदा नोच लिया हो। धोखे के उस भयानक सदमे और पैसों की कमी के कारण अस्पताल में काव्या की मां की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी।
बिना पैसों के डॉक्टर वह जीवन रक्षक सर्जरी नहीं कर पाए और उसी मनहूस रात काव्या की मां ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। काव्या के ऊपर दुखों का एक बहुत बड़ा और क्रूर पहाड़ टूट पड़ा था। एक ही दिन में उसने अपना सबसे सच्चा प्यार और अपनी सबसे प्यारी मां दोनों को हमेशा के लिए खो दिया था। इस दोहरे और गहरे सदमे ने काव्या के अंदर के इंसान को हमेशा के लिए मार डाला। अपनी मां की चिता को आग देते समय काव्या की आंखों से आंसुओं की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। उसका दुख अब एक बहुत ही भयानक और शांत नफरत में बदल चुका था। उसने जलती हुई चिता के सामने खड़े होकर यह कठोर कसम खाई थी कि वह अब कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करेगी। प्यार और भावनाओं जैसी कमजोर चीजें अब उसकी जिंदगी की डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिट चुकी थी। रवि के उस नीच और लालची धोखे ने एक साधारण सी मासूम लड़की को एक पत्थर दिल और खतरनाक इंसान में पूरी तरह बदल दिया था। इसके बाद काव्या ने खुद को पूरी तरह से दुनिया से काट लिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा पर केंद्रित कर दिया। रवि की वो नफरत और मां की मौत का वो गहरा दर्द अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। वह दिन रात पागलों की तरह पड़ती थी, जैसे किताबें ही उसका एकमात्र हथियार हों। उसने अपने अंदर की हर कोमल भावना को जलाकर राख कर दिया था। जब परीक्षा के परिणाम आए तो काव्या शर्मा का नाम पूरे देश की मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर बहुत ही गर्व के साथ चमक रहा था। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अपने कठिन प्रशिक्षण के दौरान काव्या ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को निर्दयता से पार किया। जब भी वह शूटिंग रेंज में निशाना लगाती या बॉक्सिंग रिंग में पंच मारती तो उसे अपने सामने सिर्फ रवि का वह धोखेबाज और लालची चेहरा ही दिखाई देता था। हर एक प्रहार के साथ उसकी नफरत और भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक होती जा रही थी। अकादमी के सभी प्रशिक्षक उसकी इस असामान्य और भयानक जिद को देखकर हैरान रहते थे। वह एक ऐसी बर्मी देखा मशीन बन चुकी थी जिसके अंदर भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ ही सालों में काव्या ने अपनी असीम बहादुरी और सख्त फैसलों की बदौलत पुलिस विभाग में एक बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। लखनऊ शहर में आते ही उसने बड़े बड़े अपराधियों और माफियाओं की नींदें पूरी तरह से हराम कर दी। मीडिया और लोग उसे शहर की सबसे निडर और कठोर आयरन लेडी के नाम से जानने लगे थे। कोई भी राजनेता या अपराधी उसकी तेज और भेदने वाली नजरों से बच नहीं सकता था। लेकिन इस बेतहाशा सफलता के पीछे एक बहुत ही अकेली और गहरी चोट खाई हुई डरी सी औरत हमेशा छिपी रहती थी। अपने इसी कठोर बाहरी आवरण के नीचे वह आज भी हर रात उस दर्द से बुरी तरह तड़पती थी जो रवि ने उसे दिया था। वर्दी की चमक दमक के बीच वह अपने उस पुराने और सच्चे प्यार की मौत का मातम आज भी अकेले में मनाती थी। समाज की नजरों में वह एक बहुत बड़ी विजेता थी जिसने अपने दम पर आसमान छू लिया था, लेकिन अपने अंदर की अदालत में वह एक बहुत ही बुरी तरह से हारी हुई इंसान थी, जिसे उसके सबसे करीबी व्यक्ति ने बहुत ही क्रूरता के साथ बीच रास्ते में छोड़ दिया था। बिस्तर पर लेटे लेटे काव्या ने एक बार फिर अपनी थकी हुई आंखें खोलीं और कमरे की महंगी और शानदार छत को घूरने लगी। 5 साल की लंबी अवधि के बाद आज अचानक रवि का वह धूल से सना हुआ चेहरा उसके सामने आ गया था। काव्या का दिमाग अब एक बहुत ही अजीब और उलझन भरे सवाल में बुरी तरह से फंस गया था। अगर रवि ने उसे उस अमीर लड़की के लिए छोड़ा था और इतने सारे पैसे चुराए थे, तो आज वह सड़क पर छोले भटूरे क्यों बेच रहा है? यह सवाल उसे अंदर तक परेशान कर रहा था। क्या उस अमीर लड़की ने भी रवि को उसी तरह से धोखा दे दिया जैसे रवि ने काव्या को दिया था, या फिर यह नियति का कोई बहुत ही क्रूर और भयानक मजाक है जिसने उस लालची इंसान को उसके कर्मों की सही सजा दी है? काव्या के होंठों पर एक बहुत ही ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान अचानक से तैर गई। वह यह सोचकर मन ही मन खुश होने लगी कि भगवान ने उसके आंसुओं का बदला बहुत ही शानदार तरीके से लिया है।
उस धोखेबाज इंसान की यह दयनीय हालत देखकर काव्या के घायल अहंकार को बहुत शांति मिली, लेकिन इस अजीब सी खुशी के साथ साथ एक बहुत ही गहरा और अज्ञात दर्द भी उसके सीने में लगातार उठ रहा था। रवि के जलते हुए हाथ और उसकी वे उदास आंखें काव्या की आत्मा को किसी तेज सुई की तरह बार बार चुभ रही थीं। वह नफरत करना चाहती थी, लेकिन उसका अतीत उसे ऐसा करने से लगातार रोक रहा था। इस अजीब सी मानसिक लड़ाई ने काव्या को पूरी तरह से थका दिया था। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया और अपनी खिड़की के पास जाकर बाहर के घने और काले अंधेरे को खामोशी से देखने लगी। रात के 3 बज चुके थे और शहर पूरी तरह से एक गहरी और शांत नींद में डूब चुका था, लेकिन काव्या की आंखों में आज नींद का एक छोटा सा कतरा भी मौजूद नहीं था। उसने अपने मन में एक बहुत ही दृढ़ और अटल फैसला कर लिया था। कल वह सादे कपड़ों में उस चाट की दुकान पर जरूर जाएगी और अपने उस पुराने और भयानक अतीत का सीधा सामना करेगी। वह रवि की उस दयनीय हालत का अपने सामने मजाक उड़ाना चाहती थी और उसे उसकी उस नीच औकात की याद दिलाना चाहती थी। वह उसे बताना चाहती थी कि जिस लड़की को उसने अपनी लालच के लिए सड़क पर छोड़ दिया था, आज वह उसी शहर की सबसे शक्तिशाली और खूंखार अधिकारी बन चुकी है। यह बदला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम बन चुका था। काव्या ने खिड़की के पर्दे जोर से खींच दी और वापस अपने बिस्तर की तरफ लौट आई। कल का दिन उसकी नफरत और उसके दर्द, कल की गहारा सरकारा दो ऐसा ऐसा और के गहारा सरकार की सरकार, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी और अंतिम परीक्षा साबित होने वाला था। लखनऊ की यह अगली सुबह काव्या के लिए एक नया और भयानक तूफान लेकर आने वाली थी। अगले दिन की सुबह लखनऊ शहर में तेज और चिलचिलाती धूप के साथ शुरू हुई थी। काव्या ने आज अपनी रौबदार खाकी वर्दी और पुलिस की चमकती गाड़ी दोनों को घर पर छोड़ दिया था। उसने एक साधारण सी सूती साड़ी पहनी और अपनी निजी कार की चाबी लेकर अकेले ही उस पुराने चौराहे की तरफ निकल पड़ी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और हाथों में घबराहट के कारण पसीना आ रहा था। वह आज किसी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक धोखा खाई हुई औरत की तरह अपने भयानक अतीत का सामना करने जा रही थी। चौराहे पर पहुंचते ही काव्या ने अपनी कार को उस पुरानी चाट की दुकान से थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। गाड़ी के अंदर से उसने एक बार फिर उस धुएं और धूल से भरी जगह को बहुत ध्यान से देखा। रवि भयंकर गर्मी में भट्टी के सामने खड़ा होकर एक बर्तन में छोले उबाल रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसके मैले कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। काव्या ने गहरी सांस ली, कार का दरवाजा खोला और भारी कदमों से उस दुकान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दुकान के पास पहुंचते ही गर्म तेल और मसालों की तेज महक ने काव्या का स्वागत किया। वहां खड़े कुछ मजदूर और रिक्शा वाले जल्दी जल्दी अपना खाना खा रहे थे। काव्या चुपचाप जाकर उस छोटी सी लकड़ी की बेंच के पास खड़ी हो गई, जहां ग्राहक अपना ऑर्डर देते थे। रवि का ध्यान पूरी तरह से अपनी कड़ाही और उसमें तल रहे भटूरों पर केंद्रित था। उसने बिना सिर उठाए अपनी उसी पुरानी और जानी पहचानी भारी आवाज में पूछा कि मैडम, आपको खाने में क्या चाहिए? उस परिचित आवाज ने काव्या के शरीर में एक भयानक सिहरन पैदा कर दी। काव्या ने कुछ पल तक उस थके हुए इंसान को देखा और फिर बहुत ही ठंडी और व्यंग्यात्मक आवाज में कहा कि मुझे वही चाहिए जो तुमने 5 साल पहले मुझे परोसा था। यह सुनकर रवि के हाथ अचानक से हवा में ही जम गए। उस आवाज में एक ऐसा दर्द और नफरत थी जिसे वह दुनिया की भीड़ में भी आसानी से पहचान सकता था। उसने बहुत ही घबराहट और डर के साथ अपना सिर ऊपर उठाया। जैसे ही उसकी नजरें सामने खड़ी काव्या से टकराईं, उसके हाथों से वह लोहे का कलछुल छूटकर गर्म तेल में जा गिरा। गर्म तेल की कुछ छींटें रवि के कपड़ों पर गिरीं, लेकिन उसे उस शारीरिक दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह से कांपने लगा था। उसने अपनी बड़ी और डरी हुई आंखों से काव्या को देखा और फिर तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया।
वह अपने गंदे हाथों से अपना वह जला हुआ और दागदार चेहरा छिपाने की एक नाकाम कोशिश करने लगा। काव्या के सामने इस तरह अपनी सबसे दयनीय हालत में पकड़े जाने का भयंकर शर्म और अपराधबोध उसके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। काव्या की आंखों में उस लालची इंसान को इस तरह बेबस और लाचार देखकर एक अजीब सी खूंखार चमक आ गई। उसने अपने होठों को चबाया और एक बहुत ही कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि क्या हुआ रवि, अपनी इस पुरानी और गरीब पत्नी को पहचान नहीं पा रहे हो? या फिर तुम्हारी वह नई अमीर बीवी तुम्हें इस सड़क पर सड़ने के लिए अकेला छोड़कर हमेशा के लिए भाग गई है? काव्या के मुंह से निकला हर एक शब्द किसी तेज जहरीले तीर की तरह सीधा रवि के घायल सीने को बहुत बेरहमी के साथ चीर रहा था। काव्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत कठोर स्वर में कहा कि इंसान सोचता है कि वह पैसे चुराकर और धोखा देकर बहुत खुश रहेगा, लेकिन कर्मों का फल उसे यहीं इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। आज तुम्हारी यह भिखारियों जैसी हालत देखकर मेरा यह विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो गया है कि भगवान के घर में देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। तुमने मेरी बीमार मां की जिंदगी के पैसों से अपनी जो आलीशान जिंदगी बनाने की सोची थी, वह आज इस गंदी सड़क की धूल में पूरी तरह से मिल चुकी है। रवि ने काव्या की इन सभी चुभती हुई बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके होंठ आपस में सिले हुए थे और उसकी आंखें लगातार जमीन को ही घूर रही थीं। उसने एक बार भी अपनी बेगुनाही साबित करने या काव्या से माफी मांगने की कोई कोशिश नहीं की। वह बस एक अपराधी की तरह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा, जैसे वह काव्या के इस भयंकर गुस्से और नफरत का पूरी तरह से हकदार हो। उसकी यह रहस्यमयी खामोशी काव्या को अंदर ही अंदर और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वह चाहती थी कि रवि फूट फूट कर रोए, बिना एक भी शब्द बोले। रवि ने धीरे से कड़ाही से कलछुल निकाला और काव्या के लिए एक साफ प्लेट में खाना परोसने लगा। उसके हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि कटोरी से छोले बार बार बाहर गिर रहे थे। काव्या की नजर अचानक रवि के दाहिने हाथ पर गई और वह बुरी तरह से चौंक गई। उसके हाथ से लेकर कोहनी तक एक बहुत ही गहरा और भयानक जलने का निशान था। वह निशान इतना वीभत्स था कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह आसानी से कांप सकती थी। मांस बुरी तरह से पिघलकर सिकुड़ चुका था। काव्या की पुलिस वाली तेज नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यह कोई साधारण जलने का निशान बिल्कुल भी नहीं है। यह किसी बहुत बड़े और भयंकर अग्निकांड का सीधा नतीजा लग रहा था। उस जले हुए हिस्से की त्वचा पूरी तरह से सिकुड़ चुकी थी और वहां की नसें नीली पड़कर भयानक रूप से बाहर झांक रही थी। रवि उसी दर्दनाक और कांपते हुए हाथ से काव्या की प्लेट में गर्म भटूरे रख रहा था। काव्या के दिल में अचानक एक अजीब सी टीस उठी। जो औरत उसे खून के आंसू रुलाना चाहती थी, वह अचानक अंदर से सिहर उठी। गर्म भटूरे निकालते समय उस पुराने जले हुए घाव की एक पतली सी चमड़ी छिल गई और वहां से खून की कुछ ताजी बूंदें रिसने लगीं। लेकिन रवि ने दर्द की एक छोटी सी आह तक नहीं निकाली। उसने वह प्लेट बहुत ही अदब और खामोशी के साथ काव्या के सामने उस पुरानी लकड़ी की मेज पर रख दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और बेबसी थी, जिसे देखकर काव्या का कठोर दिमाग पूरी तरह से उलझन में पड़ गया था। एक लालची और धोखेबाज इंसान की आंखों में इतना दर्द और इतना बड़ा समर्पण कैसे हो सकता है? काव्या ने उस प्लेट को देखा जिसमें से गर्म भाप उठ रही थी। उसे याद आ गया कि कॉलेज के दिनों में जब भी काव्या उदास होती थी, रवि हमेशा उसे इसी तरह अपने हाथों से छोले भटूरे खिलाकर खुश करने की कोशिश करता था। आज भी खाने की वह महक बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उन दोनों के बीच की परिस्थितियां और रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। वह खाना जो कभी उनके सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी हुआ करता था, आज वह नफरत और धोखे की एक बहुत ही कड़वी याद बनकर सामने रखा था। काव्या ने अपने अंदर उमड़ रही उस कमजोर भावनाओं को तुरंत दबाया और रवि से बहुत ही तीखे शब्दों में पूछा कि तुम्हारी वह दौलत और वह अमीर लड़की आखिर कहाँ गई?
क्या उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही गंदा खेल खेला जैसा तुमने मेरे और मेरी मरती हुई मां के साथ खेला था? रवि ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी एक पुरानी और गंदी तौलिया उठाई और अपना पसीना पोंछते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी इस खामोशी ने काव्या की नफरत की आग में घी डालने का काम किया था। अचानक रवि को एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा खांसी का दौरा पड़ा। वह अपना सीना पकड़कर दुकान के एक कोने में बैठ गया और बुरी तरह से खांसने लगा। उसकी खांसी इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फटकर बाहर आ जाएंगे। काव्या ने देखा कि खांसते हुए रवि का पूरा चेहरा नीला पड़ गया था और वह सांस लेने के लिए बुरी तरह से तड़प रहा था। यह एक बहुत ही गंभीर और पुरानी अस्थमा की बीमारी के साफ लक्षण थे। काव्या के कदम अनजाने में ही रवि की मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी काव्या ने खुद को बहुत ही सख्ती से रोक लिया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और खुद को याद दिलाया कि यह वही दरिंदा है जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना दिया था। इसकी बीमारी और इसके ये आंसू सिर्फ और सिर्फ इसके अपने बुरे कर्मों का सीधा परिणाम है। अगर वह आज इसके प्रति थोड़ी सी भी दया दिखाती है तो यह उसकी उस बेचारी मां के बलिदान का एक बहुत बड़ा अपमान होगा। उसने अपना पर्स खोला और 100 रुपये का एक कड़क नोट निकालकर बड़ी बेरहमी से उस गंदी मेज पर फेंक दिया। काव्या ने रवि को घूरते हुए कहा कि यह लो तुम्हारे इस सड़े हुए खाने की पूरी कीमत। मैं तुम्हारी तरह किसी का भी एहसान या उधार कभी नहीं रखती। अपना इलाज करवा लेना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपने किए गए हर एक पाप की सजा भुगतने के लिए इस धरती पर बहुत लंबे समय तक जिंदा रहो। मौत तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही आसान और छोटी सजा होगी। यह कहकर काव्या बिना वह खाना छुए वहां से तेजी से पलट गई। रवि उसी तरह जमीन पर बैठा अपनी दर्दनाक खांसी से बुरी तरह से जूझता रहा। काव्या तेजी से चलकर अपनी कार की तरफ वापस आ गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर धम से बैठ गई। उसने कार का इंजन स्टार्ट किया और एसी को सबसे तेज कर दिया, लेकिन बाहर की उस भयंकर गर्मी से ज्यादा उसके अंदर के विचारों का तापमान बढ़ चुका था। उसने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके पोर पूरी तरह से सफेद पड़ चुके थे। रवि का वह शांत और दर्द भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने से एक सेकंड के लिए भी हटने का नाम नहीं ले रहा था। रास्ते भर काव्या का दिमाग एक बहुत ही अजीब सी कशमकश में बुरी तरह से उलझा रहा। एक सफल आईपीएस अधिकारी होने के नाते उसका छठा भाव हमेशा बहुत सटीक काम करता था। आज उसका वह पुलिस वाला तेज दिमाग उससे लगातार चीख चीख कर कह रहा था कि इस पूरी कहानी में कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक लालची और पैसों का भूखा इंसान कभी भी इतना खामोश और शांत नहीं रह सकता, और वह भयंकर जलने का निशान कोई मामूली हादसा नहीं था। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। काव्या ने आज रवि की उन गहरी आंखों में बहुत ही ध्यान से देखा था। उन आंखों में कोई लालच, कोई चोरी या कोई घमंड बिल्कुल भी नहीं बचा था। वहां सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही गहरा, अथाह और कभी न खत्म होने वाला दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह दर्द जो इंसान को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देता है। क्या यह सच में मुमकिन है कि उसने रवि को लेकर जो राय 5 साल पहले बनाई थी वह पूरी तरह से गलत हो? यह भयंकर विचार काव्या के कठोर दिल को अंदर तक डरा रहा था। काव्या जब अपने बंगले पर पहुंची तो दोपहर पूरी तरह से ढल चुकी थी। उसने खुद को अपने बड़े से कमरे में बंद कर लिया और बिना कुछ खाए पिए सीधे बिस्तर पर लेट गई। उसे तेज भूख लग रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वही छोले भटूरे की प्लेट घूम रही थी जिसे रवि ने अपने कांपते और खून से स्ने हुए हाथों से परोसा था। वह इंसान जिसने कभी उसका हर सपना सजाया था, आज अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। नफरत और प्यार के बीच का यह भयंकर युद्ध अब बहुत खतरनाक हो चुका था। शाम होते होते काव्या ने एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला ले लिया।
वह अब इस मामले को सिर्फ अपने व्यक्तिगत नफरत के नजरिए से नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के नजरिए से पूरी तरह से जांचेगी। वह रवि के पिछले 5 सालों के जीवन का एक एक पन्ना खोलेगी और उस अमीर लड़की और उन चुराए गए पैसों का सारा सच बाहर निकालेगी। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और पुलिस के सुरक्षित और गुप्त डेटाबेस में लॉगिन किया। वह जानना चाहती थी कि वह भयानक रात जब उसकी मां की मौत हुई थी, उस रात का असली सच क्या है। काव्या की उंगलियां बहुत तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलने लगीं। वह सिस्टम में रवि का पूरा नाम, उसके पुराने पते और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पूरी लगन से खंगालने लगी। उसके चेहरे पर अब एक तेज और दृढ़ निश्चय आ चुका था। अगर रवि सच में दोषी है तो वह उसे अपने हाथों से सबसे कड़ी और खौफनाक सजा दिलवाएगी। लेकिन अगर उस भयानक जलने के निशान और उसकी उस रहस्यमयी खामोशी के पीछे कोई और ही दर्दनाक कहानी छिपी है, तो वह उस सच को किसी भी कीमत पर बाहर निकालकर ही पूरी तरह से दम लेगी। रात के अंधेरे में काव्या के कमरे में सिर्फ उसके लैपटॉप की नीली रोशनी चमक रही थी। एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर उसके पास देश के हर नागरिक का कच्चा चिट्ठा निकालने की पूरी ताकत और अधिकार मौजूद था। उसने पुलिस के मुख्य सर्वर में रवि का पूरा नाम और उसकी जन्मतिथि बहुत ही सावधानी से दर्ज की। स्क्रीन पर एक लोडिंग का निशान घूमने लगा और काव्या के दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो गईं। वह सच जानने के लिए पूरी तरह से बेकरार थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही भयानक और अनजाना डर भी तेजी से पनप रहा था। कुछ ही पलों के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर रवि का पूरा सरकारी प्रोफाइल खुलकर सामने आ गया। काव्या की उंगलियां माउस पर कांप रही थीं जब उसने विवाह और संपत्ति के कॉलम को बहुत ही ध्यान से देखना शुरू किया। वहां लिखा हुआ सच देखकर काव्या की सांसें पर ही पूरी तरह से अटक गईं और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार रवि ने पिछले 5 सालों में किसी भी महिला से कोई शादी नहीं की थी। उसके नाम पर कोई भी संपत्ति, कोई बैंक बैलेंस या किसी भी अमीर परिवार से उसका संबंध नहीं था। काव्या ने अपनी आंखों को जोर से रगड़ा और उस जानकारी को एक बार फिर से पढ़ा। जो इंसान लाखों रुपये चुराकर एक अमीर लड़की के साथ भाग गया था, उसका बैंक खाता पूरी तरह से खाली कैसे हो सकता है? पिछले 5 सालों में रवि के खाते में कभी भी 5,000 रुपये से ज्यादा की कोई रकम जमा नहीं की गई थी। वह लगातार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर सरकारी राशन के सहारे अपनी दर्दनाक जिंदगी को किसी तरह से बहुत ही मुश्किलों के साथ काट रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर रवि का वर्तमान पता देखकर काव्या के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। वह पता शहर के सबसे गंदे और बदबूदार स्लम इलाके का था, जहां इंसान तो क्या जानवर भी रहने से कतराते हैं। उस झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में वही लोग रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता और जो समाज के सबसे निचले स्तर पर जीवन बिताते हैं। एक होनहार छात्र जो कभी आईएएस बनने का शानदार सपना देखता था, वह आज इस भयंकर नरक में अपनी जिंदगी के आखिरी और दर्दनाक दिन कैसे गिन रहा है। यह भयानक जानकारी काव्या के कठोर दिमाग को बहुत बुरी तरह से झकझोर रही थी। उसके अंदर की नफरत की मजबूत दीवार अब तेजी से दरकने लगी थी। रात के उस सन्नाटे में उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसने पिछले 5 सालों तक एक बहुत ही बड़े झूठ को सच मानकर अपनी जिंदगी नफरत की आग में जला दी है। वह सुबह होने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और उस खौफनाक स्लम इलाके की तरफ बहुत तेजी से और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी गाड़ी को दौड़ा दिया। लखनऊ शहर के बाहरी किनारे पर स्थित वह स्लम इलाका रात के अंधेरे में एक बहुत डरावने कब्रिस्तान की तरह पूरी तरह से शांत और वीरान लग रहा था। गंदी नालियों की भयंकर बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी भी आम इंसान का वहां 1 मिनट खड़ा रहना बहुत मुश्किल था। काव्या ने अपनी महंगी गाड़ी को उस बस्ती के बाहर एक अंधेरे कोने में बहुत ही सावधानी से खड़ा कर दिया।
वह अपनी पहचान को पूरी तरह से छिपाने के लिए अपने चेहरे को एक काले रंग के लंबे दुपट्टे से अच्छी तरह से ढंककर गाड़ी से बाहर आ गई। बस्ती की पतली और कीचड़ से भरी गलियों में चलते हुए काव्या के मन में एक अजीब सी घबराहट लगातार बढ़ती जा रही थी। वह अपने मोबाइल की छोटी रोशनी के सहारे सरकारी दस्तावेज में लिखे उस घर के नंबर को ध्यान से ढूंढ रही थी। आखिर में वह एक बहुत ही टूटी फूटी और जर्जर झोपड़ी के सामने जाकर अचानक रुक गई। उस झोपड़ी की छत सिर्फ एक फटी हुई प्लास्टिक की तिरपाल से बनी थी और दरवाजा एक जंग खाए हुए लोहे के पुराने और मुड़े हुए पतले पतरे का मात्र एक बहुत ही छोटा और कमजोर सा टुकड़ा था। झोपड़ी का वह कमजोर दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही हल्की रोशनी वाला मिट्टी का दिया चुपचाप जल रहा था। काव्या ने बहुत ही छुपकर दरवाजे की उस छोटी दरार से झोपड़ी के अंदर झांका। अंदर का दर्दनाक नजारा देखकर उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए पूरी तरह से रुक गईं। उस छोटी और सीलन भरी कोठरी में एक पुरानी और टूटी हुई चारपाई पर रवि बहुत ही बेसुध और दयनीय हालत में लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर एक सूखे और बेजान पत्ते की तरह उस भयंकर बीमारी के कारण बुरी तरह कांप रहा था। रवि को एक बार फिर से अस्थमा का एक बहुत ही भयंकर दौरा पड़ा था। वह अपनी छाती को अपने दोनों कमजोर हाथों से जोर से पकड़कर हवा के लिए एक तड़पती हुई मछली की तरह बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। उसकी खांसी की वह भयानक आवाज उस रात के सन्नाटे को बहुत ही बेरहमी के साथ चीर रही थी। उस दर्दनाक कोठरी में उसके पास न तो पीने के लिए एक बूंद साफ पानी था और न ही कोई ऐसी जीवन रक्षक दवा जो उस भयंकर दर्द को एक पल के लिए भी थोड़ा सा शांत या कम कर सके। उसी समय एक बूढ़ी महिला जो रवि की पड़ोसी थी, एक छोटे से गिलास में थोड़ा सा गर्म पानी लेकर झोपड़ी के अंदर आई। उसने रवि के पास बैठकर उसे बहुत प्यार से वह पानी पिलाया और एक पुरानी फाइल से निकालकर एक सस्ती सी गोली उसे खिला दी। वह पुरानी फाइल रवि के तकिए के ठीक पास रखी हुई थी और उस पर सरकारी अस्पताल का एक लाल रंग का ठप्पा साफ दिखाई दे रहा था। काव्या की तेज और जासूस नजर उस मेडिकल फाइल के पन्नों पर पड़ने वाली हल्की सी रोशनी पर पूरी तरह से गड़ गई थी। वह बूढ़ी औरत रवि के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए दुख भरी आवाज में खुद से बड़बड़ाने लगी। वह कह रही थी कि हे भगवान, इस बेचारे लड़के ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो इसे इतनी भयानक सजा मिल रही है। 5 साल पहले जब यह उस भयंकर आग से जलकर इस बस्ती में पहली बार आया था, तब इसके शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघल चुका था और वह जहरीला धुआं इसके फेफड़ों को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर चुका है, जो इसे हर रोज बेरहमी से तिल तिल करके मार रहा है। आग धुआं 5 साल पहले ये खतरनाक शब्द काव्या के दिमाग में एक भयंकर बम की तरह अचानक से फट पड़े थे। उसका शरीर एक पल के लिए पूरी तरह से सुन्न पड़ गया और सांसें गले में एक भारी पत्थर की तरह अटक गईं। उसे अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस समय क्या सुन रही है। जिस समय काव्या यह मानकर बैठी थी कि रवि किसी अमीर लड़की के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, उस समय वह वास्तव में भयंकर आग में जलकर अपनी खौफनाक मौत से बुरी तरह और अकेले लड़ रहा था। कुछ देर बाद वह बूढ़ी औरत उस छोटे से मिट्टी के दिए को थोड़ा सा तेज करके उस झोपड़ी से धीरे धीरे बाहर निकल गई। काव्या अभी भी उस अंधेरे कोने में एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ी थी। उसके गालों पर आंसुओं की एक बहुत ही गर्म और तेज धार लगातार बहने लगी थी। उसने बहुत ही कांपते हुए कदमों से उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर अपना पहला कदम रखा। कमरे के अंदर मौजूद उस भयंकर गरीबी और सस्ती दवाइयों की तेज कड़वी महक ने काव्या के कठोर और पत्थर दिल को पूरी तरह से तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। चारपाई के पास खड़ी होकर काव्या ने उस मिट्टी के दिए की धुंधली रोशनी में रवि के उस जले हुए चेहरे को बहुत करीब से देखा।
उसके गालों की हड्डियां पूरी तरह से बाहर निकल आई थीं और उसकी वह चमक वाली त्वचा अब एक भयंकर और खुरदरे दाग में बदल चुकी थी। रवि के सीने के पास अभी भी उसकी एक पुरानी और गंदी डायरी रखी हुई थी। वह डायरी वही थी जिसमें वह कॉलेज के दिनों में काव्या के लिए अपनी खूबसूरत कविताएं और अपने भविष्य के सुनहरे सपने बहुत ही प्यार और ईमानदारी के साथ बैठकर लिखा करता था। काव्या के कांपते हुए हाथों ने धीरे से उस पुरानी डायरी को रवि के सीने से उठा लिया। उसने डायरी का सबसे आखिरी पन्ना खोला जो आंसुओं और खून के पुराने निशानों से भीगा हुआ था। उस पन्ने पर रवि की खराब और कमजोर लिखाई में कुछ बहुत ही दर्दनाक शब्द लिखे हुए थे। उसने लिखा था कि मेरी प्यारी काव्या, आज तुम पुलिस की वह शानदार वर्दी पहनकर सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा यह भयानक और डरावना चेहरा तुम्हारी उस शानदार दुनिया के बिल्कुल भी लायक नहीं है। डायरी की उन अधूरी और टूटी हुई पंक्तियों ने काव्या की आत्मा को बहुत बेरहमी के साथ झकझोर कर रख दिया था। रवि ने आगे लिखा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो नफरत की आग लगातार जल रही है, वही आग तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की असली ताकत दे रही है। अगर तुम्हें कभी मेरा यह कड़वा सच पता चल गया तो तुम अपनी उस मासूम मुस्कान को हमेशा के लिए खो दोगी। मुझे मेरी यह गुमनाम मौत और यह भयानक दर्द पूरी तरह से मंजूर है, लेकिन तुम्हारे उन खूबसूरत आंसुओं की कीमत बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यह सब पढ़कर काव्या अपने घुटनों के बल उस गंदी और ठंडी मिट्टी की जमीन पर धम्म से बैठ गई। वह अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से दबाकर बहुत ही बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी ताकि उसकी सिसकियों की आवाज से रवि की नींद न टूट जाए। वह अहंकार और वह पुलिस वाली ताकत जो उसने पिछले 5 सालों में बहुत ही मुश्किल से बनाई थी, वह आज ताश के पत्तों के महल की तरह पूरी तरह से ढह चुकी थी। उसने एक निर्दोष और सच्चे इंसान को अपने मन में सबसे बड़ा और खतरनाक अपराधी मान लिया था। काव्या को अपने आप पर और अपनी उस पुलिस वाली तेज बुद्धि पर बहुत ज्यादा भयंकर घिन आने लगी थी। कैसे वह एक आईपीएस अधिकारी होकर भी एक इतने बड़े झूठ को सच मानकर पूरी तरह से अंधी हो गई थी। उसने कभी भी उस मनहूस खत की असली सच्चाई को जानने की एक छोटी सी कोशिश तक क्यों नहीं की? उसने क्यों बिना कुछ सोचे समझे रवि को एक नीच, लालची और धोखेबाज इंसान समझ लिया था? उसके इन सभी तीखे सवालों का कोई भी जवाब उस अंधेरी और डरावनी झोपड़ी के भयानक सन्नाटे में बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। आंसुओं से भरी अपनी लाल आंखों से काव्या ने उस छोटी झोपड़ी का एक बार फिर से बहुत बारीकी से मुआयना किया। दीवार के एक बहुत ही अंधेरे और गंदे कोने में एक पुराना और जंग खाया हुआ लोहे का छोटा सा बक्सा रखा हुआ था। काव्या ने बहुत ही धीरे से उस तरह था बक्से का ढक्कन खोला तो उसके अंदर कुछ पुराने और जले हुए पुलिस के थाने के दस्तावेज और कुछ फटे हुए अखबारों की कतरनें रखी हुई थीं। काव्या ने उन पुरानी कतरनों को अपने हाथ में उठाया और मोबाइल की रोशनी में उन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगी। था ना जाने का उन अखबार की कतरनों में 5 साल पहले शहर के एक बहुत ही बड़े कारखाने में लगी भयानक आग की खबर पूरी तरह से छपी हुई थी। उस खबर में लिखा था कि एक अज्ञात और बहादुर युवक ने अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना आग में फंसे हुए 10 गरीब मजदूरों की जान बचाई थी। लेकिन इस भयंकर और खौफनाक बचाव कार्य में वह युवक खुद भी बुरी तरह से जल गया था। उस अखबार की खबर में पुलिस ने उस आग को किसी की एक बहुत ही भयानक और जानबूझकर की गई गहरी साजिश करार दिया था। काव्या का दिमाग अब एक बहुत ही भयानक और डरावनी गति से काम कर रहा था। अगर रवि उस आग में जला था तो फिर उस रात वह काव्या की बीमार मां की सर्जरी के पैसे लेकर अस्पताल से क्यों और कैसे भाग गया था? और पुलिस ने उस कारखाने की आग को एक भयानक साजिश क्यों बताया था? उस खत की लिखाई और रवि की इस डायरी की लिखाई में भी बहुत बड़ा और साफ अंतर था जो काव्या ने आज पहली बार बहुत ध्यान से महसूस किया था। कोई बहुत बड़ा और गंदा राज इस राख के नीचे मजबूती से छिपा था।
काव्या ने उस डायरी और उन सभी पुरानी अखबार की कतरनों को अपने बैग में बहुत सावधानी के साथ रख लिया। उसने एक आखिरी बार बिस्तर पर सोते हुए रवि के उस दर्दनाक और जले हुए चेहरे को बहुत ही प्यार और भयंकर अपराधबोध के साथ देखा। वह उसे उस हालत में 9 डेंट को नीचे के फेडर और इंडियन के वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अभी उसे वह पूरा सच जानना बहुत जरूरी था जो उसकी और रवि की जिंदगी को बर्बाद कर चुका था। उसने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा फिर से ढंका और उस अंधेरी झोपड़ी से बहुत ही खामोशी के साथ बाहर निकल आई। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन काव्या के अंदर एक भयंकर और खतरनाक ज्वालामुखी पूरी तरह से उबल रहा था। वह तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ वापस लौटी और उसने अपनी कार का इंजन जोर से स्टार्ट किया। अब वह सिर्फ एक महिला नहीं थी जिसका दिल टूट गया था, बल्कि वह लखनऊ शहर की सबसे खतरनाक और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी, जिसे हर हाल में सच्चाई चाहिए थी। वह कल सुबह पुलिस मुख्यालय जाकर पुराने रिकॉर्ड रूम में दबी हुई उस 5 साल पुरानी फाइल को किसी भी कीमत पर बाहर निकालने वाली थी। अगली सुबह लखनऊ पुलिस मुख्यालय के बाहर सूरज की किरणें अभी निकली भी नहीं थीं कि काव्या की गाड़ी वहां आकर रुकी। रात भर की उस भयानक खोज के बाद उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। चेहरे पर एक खतरनाक और सख्त आईपीएस अधिकारी वाला भाव पूरी तरह हावी था। ड्यूटी पर मौजूद संतरी ने उसे देखकर तुरंत सलाम किया। काव्या बिना किसी की तरफ देखे सीधे पुराने और धूल भरे रिकॉर्ड रूम की तरफ बहुत तेजी से और भारी कदमों के साथ आगे बढ़ गई। आज वह उस 5 साल पुराने काले सच को किसी भी कीमत पर बाहर निकालने वाली थी। रिकॉर्ड रूम के अंदर एक बहुत ही पुरानी और सीलन भरी अजीब सी बदबू पूरी तरह से फैली हुई थी। वहां मौजूद हेड कांस्टेबल काव्या को इतनी सुबह देखकर बुरी तरह से घबरा गया और तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। काव्या ने बहुत कठोर और तेज आवाज में उसे 5 साल पहले कारखाने में लगी भयंकर आग वाली फाइल तुरंत लाने का सख्त आदेश दिया। कांस्टेबल के हाथ कांप रहे थे जब वह सीढ़ियों पर चढ़कर सबसे ऊपर वाली पुरानी अलमारी से एक बहुत मोटी और धूल से सनी लाल रंग की फाइल को डरते हुए नीचे उतार कर लाया। काव्या ने अपने कांपते हुए हाथों से उस लाल फाइल की धूल साफ की और उसे मेज पर रखकर धीरे से खोला। फाइल का पहला पन्ना एफआईआर की मूल प्रति का था, जिसे देखकर काव्या की धड़कनें पूरी तरह से रुक गईं। उस रिपोर्ट में सबसे पहला और मुख्य आरोपी कोई और नहीं, बल्कि काव्या का अपना सगा छोटा भाई रोहन था। यह नाम पढ़ते ही काव्या के दिमाग में एक भयंकर धमाका हुआ और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर एक बहुत भारी हथौड़े से वार किया हो। काव्या ने अपनी घबराहट को मुश्किल से काबू किया और फाइल के पन्ने पलटने लगी। गवाहों के बयानों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि उस मनहूस रात रोहन शराब के भयंकर नशे में पूरी तरह धुत था। उसने अपनी तेज रफ्तार कार को बेकाबू होकर उस पुराने कारखाने के खतरनाक केमिकल वाले हिस्से में जोर से टकरा दिया था। उसी जोरदार टक्कर की वजह से वहां एक भयंकर चिंगारी उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे कारखाने को एक खौफनाक और जानलेवा आग के समुद्र में बदल दिया था। चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। फाइल में आगे लिखा था कि उस वक्त रवि वहां से अपनी साइकिल पर गुजर रहा था जब उसने कारखाने के अंदर से गरीब मजदूरों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी, तो उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी जान को उस भयंकर आग के हवाले कर दिया था। उसने एक एक करके 10 मजदूरों को उस खौफनाक मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला था। लेकिन इस भयंकर बचाव कार्य के दौरान कारखाने की एक बहुत बड़ी और जलती हुई छत का भारी हिस्सा सीधा रवि के ऊपर जोर से आकर गिर पड़ा था। काव्या के हाथों से फाइल छूटकर मेज पर गिर गई। उसके पिता का वह बयान अगली लाइन में बहुत ही बेशर्मी से लिखा हुआ था। एक आईपीएस अधिकारी के परिवार में किसी भी सदस्य पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होने का मतलब था कि काव्या का पुलिस में जाने का सपना हमेशा के लिए पुलिस वेरिफिकेशन में पूरी तरह से रद्द हो जाता। अपने लाडले बेटे रोहन को जेल से बचाने और काव्या के शानदार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए
काव्या के क्रूर परिवार ने रवि के सच्चे प्यार का गंदा फायदा उठाया था। काव्या के कानों में एक भयंकर और जानलेवा सन्नाटा गूंजने लगा था। फाइल के अगले पन्ने पर रवि का वह झूठा इकबालिया बयान मौजूद था, जिसमें उसने उस दर्दनाक आग को अपनी लापरवाही का नतीजा मान लिया था। रवि ने सिर्फ इसलिए अपने पूरे भविष्य को खुशी खुशी आग में झोंक दिया था, ताकि काव्या के आईपीएस बनने के खूबसूरत रास्ते में उसके भाई का यह भयानक अपराध कोई बाधा न बन सके। उसने अपनी जिंदगी की पूरी कीमत चुकाकर काव्या के उस शानदार सपने को बहुत ही खामोशी के साथ हमेशा के लिए खरीद लिया था। लेकिन मां की सर्जरी के पैसों का क्या? काव्या ने रोते हुए पागलों की तरह उस पुरानी फाइल के सभी पन्ने पलटे। तभी उसकी नजर बैंक के एक पुराने स्टेटमेंट पर पड़ी, जो पुलिस की उस जांच का एक बहुत अहम हिस्सा था। काव्या के निर्दयी पिता ने वह सारा पैसा अस्पताल से वापस निकालकर उस कारखाने के मालिक और वहां मौजूद सभी गवाहों का मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया था। वह पैसा रवि ने नहीं चुराया था, बल्कि काव्या के ही अपनों ने उसे इस्तेमाल किया था। काव्या के दिल में एक बहुत ही भयंकर और तेज दर्द उठने लगा, जिसे सहना अब उसके लिए पूरी तरह से नामुमकिन हो रहा था। फाइल में एक छोटा सा पुलिस नोट भी लिखा था, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्ज था कि काव्या के पिता ने ही रवि को जेल जाने से पहले वह झूठा और 3 के दिल क्रूर खत लिखने के लिए बहुत बुरी तरह से मजबूर किया था। उनका मानना था कि अगर काव्या को रवि की कुर्बानी का सच पता चला, तो वह अपने आईपीएस के सपने को उसी पल हमेशा के लिए छोड़ देगी। सच्चाई का यह भयंकर और खौफनाक रूप देखकर काव्या जोर जोर से रोने लगी। फाइल के सबसे आखिरी पन्ने पर रवि के जेल जाने का वह खौफनाक आदेश था। जिस इंसान के शरीर का आधा हिस्सा उस भयंकर आग में बुरी तरह से जल चुका था, उसे अस्पताल के बिस्तर की बजाय 3 साल के लिए जेल की उस अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में एक खूंखार अपराधी की तरह डाल दिया गया था। जेल के उस भयानक वातावरण और बिना सही इलाज के कारण ही रवि को वह जानलेवा और लाइलाज बीमारी लग गई थी। काव्या ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसे अपनी वह कल की भयानक और तीखी आवाज याद आने लगी, जब उसने उस जर्जर चाट की दुकान पर रवि को कितने क्रूर और गंदे शब्दों से बुरी तरह से अपमानित किया था। उसने उस कुरू प्रोसर दोनों हाथों से देवता समान इंसान के मुंह पर 100 रुपये का वह नोट एक भिखारी की तरह बहुत ही बेशर्मी से फेंका था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा शरीर काव्या के उस शानदार भविष्य के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया था। कमरे के उस डरावने सन्नाटे में काव्या की चीखें बहुत ही दर्दनाक तरीके से गूंज रही थीं। वह एक छोटे बच्चे की तरह फर्श पर लेटकर बुरी तरह से तड़प तड़प कर रोने लगी थी। वह जो न्याय की एक बहुत बड़ी और मजबूत देवी बनकर पूरे शहर में अपराधियों को डराती फिरती थी, आज अपने ही परिवार के उस खौफनाक और घिनौने अपराध के सामने बहुत बुरी तरह से हार गई थी। उसकी वह चमकती हुई आईपीएस की वर्दी आज उसे अपने ही शरीर पर किसी कांटेदार और जहरीले लिबास की तरह चुभने लगी थी। काव्या को याद आया कि कैसे उसने अपनी हर सफलता को रवि की झूठी नफरत के नाम पर समर्पित कर दिया था। जब वह पुलिस अकादमी में पदक जीत रही थी, तब रवि जेल की ठंडी और कठोर फर्श पर अपने जले हुए घावों के साथ पूरी रात आंसू बहा रहा था। जब काव्या मीडिया के सामने एक मशहूर स्टार बन रही थी, तब रवि उस गंदी और बदबूदार झुग्गी में अपनी आखिरी और टूटती हुई सांसों के साथ बहुत बुरी तरह से एक लंबी और दर्दनाक जंग लड़ रहा था। यह भयंकर अन्याय था। काव्या की आंखों में आंसुओं की जगह अब एक बहुत ही खौफनाक और भयानक खून उतरने लगा था। उसके अपने सगे पिता और उसके भाई ने मिलकर उसकी पूरी जिंदगी को एक बहुत ही गंदा और भयानक मजाक बना दिया था। उन्होंने सिर्फ अपनी झूठी और खोखली इज्जत को समाज में बचाने के लिए एक बहुत ही पवित्र, सच्चे और मासूम प्यार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। काव्या का दिमाग अब पूरी तरह से एक बहुत ही खौफनाक और विनाशकारी आग में धधक रहा था। वह इस क्रूर अन्याय को माफ नहीं कर सकती थी।
उसने हमेशा किताबों में उस महान त्याग और तपस्या के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ा था, लेकिन आज उसने उस महान त्याग को अपने ही जीवन में इतनी गहराई और दर्द के साथ महसूस किया था। रवि ने उस दिन उसे सिर्फ धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने एक बहुत ही सच्चे देवता की तरह काव्या के उस शानदार भविष्य के लिए अपने पूरे अस्तित्व को बहुत ही खामोशी से मिटा दिया था। प्यार की इतनी बड़ी और महान कीमत आज तक किसी भी इंसान ने इस पूरी दुनिया में इतनी खामोशी से नहीं चुकाई होगी। काव्या ने अपने आंसुओं को बहुत सख्ती से पोंछा और अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ी हो गई। उसने उस 5 साल पुरानी और दर्दनाक फाइल को अपने सीने से बहुत कसकर लगा लिया, जैसे वह रवि को गले लगा रही हो। उसका कांपता हुआ शरीर अब एक बहुत भयानक और सालकर खतरनाक गुस्से की आग में पूरी तरह से सुलग रहा था। वह अब किसी भी रिश्ते की झूठी जंजीर या परिवार के खोखले प्यार को अपनी इस कानूनी ताकत के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आने देने वाली थी। यह उसका अंतिम फैसला था। उसने उस धूल भरे और अंधेरे रिकॉर्ड रूम से बाहर निकलते हुए उस डरे हुए हेड कांस्टेबल को एक बहुत तेज और खूंखार नजर से देखा। कांस्टेबल उसकी वह खौफनाक और लाल आंखें देखकर बुरी तरह से कांपने लगा और डर के मारे पीछे की तरफ हट गया। काव्या ने बिना एक भी शब्द बोले वहां से सीधे अपने आलीशान कार्यालय की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाए। उसका दिमाग अब पूरी तरह से शांत और बहुत ही खतरनाक हो चुका था, जो आने वाले एक भयंकर तूफान की सबसे बड़ी चेतावनी थी। अपने केबिन में पहुंचकर काव्या ने बहुत खामोशी के साथ अपनी अलमारी खोली और अपनी वह शानदार खाकी वर्दी बाहर निकाली जिस पर चमकते हुए सितारे लगे थे। आज वह इस वर्दी को एक सफल और अहंकारी अधिकारी की तरह बिल्कुल भी नहीं पहन रही थी, बल्कि वह इसे उस बेगुनाह इंसान के खून और पसीने के सबसे बड़े कर्ज की तरह सम्मान के साथ पहन रही थी। उसने अपनी टोपी सिर पर रखी और अपनी लॉडेड सर्विस रिवॉल्वर बहुत सावधानी के साथ अपनी मजबूत बेल्ट में कसकर लगा ली। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपनी उस कठोर और रोबदार छवि को एक आखिरी बार बहुत ध्यान से देखा। जो औरत कल तक इस आईने में अपने आप को एक बहुत बड़ी और अजय विजेता समझ रही थी, वह आज खुद को दुनिया की सबसे बड़ी हारी हुई अपराधी मान रही थी। लेकिन अब यह रोने या कमजोर पड़ने का समय बिल्कुल भी नहीं था। अब समय आ गया था उस न्याय का, जो एक आईपीएस अधिकारी को अपने ही क्रूर परिवार के खिलाफ बहुत ही बेखौफ होकर सख्ती से करना था। काव्या ने अपने केबिन का भारी इंटरकॉम उठाया और अपने सबसे खास और भरोसेमंद इंस्पेक्टर शर्मा को तुरंत अंदर आने का एक सख्त आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में इंस्पेक्टर शर्मा पूरी तरह से हांफते हुए केबिन के अंदर दाखिल हुए। काव्या ने उस पुरानी लाल फाइल को मेज पर आगे खिसकाते हुए बहुत ही सर्द और खतरनाक आवाज में एक बड़ा आदेश जारी किया। उसने कहा कि तुरंत पुलिस की 2 हथियारों से लैस गाड़ियां तैयार करो। आज हम शहर के एक बहुत बड़े और खतरनाक अपराधी को उसके ही घर से गिरफ्तार करने वाले हैं। इंस्पेक्टर शर्मा ने थोड़ा डरते हुए पूछा कि मैडम, हमें इतनी सुबह सुबह किस खूंखार अपराधी के इलाके में छापेमारी करने के लिए जाना है? काव्या ने अपनी टोपी को थोड़ा सा ठीक किया और अपनी आंखों में उबलते हुए उस भयानक तूफान को छिपाते हुए काव्या ने तूफान को छिपाते हुए शांत और डरावने स्वर में जवाब दिया। उसने कहा कि वह कोई बाहरी अपराधी नहीं है। हमें सीधा मेरे अपने पुश्तैनी बंगले पर जाना है, जहां मेरा अपना सगा भाई रोहन रहता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह खड़ा रह गया। काव्या अपने कार्यालय से बाहर निकली तो उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स एक भयानक सन्नाटे के साथ चल रही थी। पुलिस मुख्यालय की सीढ़ियां उतरते समय आज काव्या के जूतों की भारी खटखट की आवाज में एक अलग और खौफनाक तरह की गूंज थी। आज वह सिर्फ समाज के कचरे को साफ करने नहीं जा रही थी, बल्कि वह अपने ही उस गंदे खून को धोने के लिए निकल पड़ी थी, जिसने एक सच्चे और देवता समान इंसान की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए एक दर्दनाक नरक बना दिया था। पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाते हुए
शहर के पौष इलाके गोमती नगर में स्थित काव्या के आलीशान बंगले के बाहर आकर रुकी। सुबह की शांति को चीरती हुई इस पुलिस फोर्स ने पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी दहशत फैला दी थी। काव्या अपनी गाड़ी से नीचे उतरी और बिना किसी हिचकिचाहट के घर के विशाल गेट की तरफ भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी। आज वह इस घर की बेटी बनकर नहीं, बल्कि न्याय की एक सख्त अधिकारी बनकर अपने ही परिवार का सबसे काला और घिनौना सच पूरी दुनिया के सामने नंगा करने के लिए वहां पूरी तैयारी के साथ आई थी। काव्या ने अपने जूतों की तेज आवाज के साथ ड्राइंग रूम का महंगा कांच का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला। अंदर उसके पिता और छोटा भाई रोहन आराम से बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे। पुलिस को इस तरह अचानक घर के अंदर घुसा देखकर दोनों के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया। पिता ने अपने रुतबे का दिखावा करते हुए काव्या से इस हरकत का कारण ऊंचे स्वर में पूछा, लेकिन काव्या की आंखों में आज बेटी का सम्मान नहीं, बल्कि एक खूंखार आग धधक रही थी जो सब कुछ जला देना चाहती थी। बिना कोई शब्द बोले काव्या ने अपने हाथ में पकड़ी वह 5 साल पुरानी लाल फाइल सीधे कांच की मेज पर जोर से पटक दी। फाइल के पन्ने हवा में उड़कर पूरे कमरे में बिखर गए और उन पर लिखा हुआ खौफनाक सच सबके सामने आ गया। रोहन की नजर जैसे ही उस एफआईआर की कॉपी पर पड़ी, उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गया। काव्या ने बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा कि तुम दोनों के उन सभी गंदे और नीच पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है। पिता ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम यह कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। वह एक पुराना मामला है जिसे हमने तुम्हारे ही सुनहरे भविष्य के लिए पूरी तरह से दबा दिया था। पिता के मुंह से यह बेशर्म बात सुनते ही काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मेरे भविष्य को बनाने के लिए तुमने एक बेगुनाह और सच्चे इंसान की पूरी जिंदगी को भयानक नरक में धकेल दिया। तुमने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए मेरे प्यार की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। काव्या की आंखों से नफरत और दर्द के आंसू एक साथ बहने लगे। उसने रोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस डरपोक इंसान ने शराब के नशे में उन 10 गरीब मजदूरों की जान लेने की कोशिश की थी। उस सजा से बचने के लिए तुम दोनों ने रवि का गंदा इस्तेमाल किया। रवि ने मेरी खातिर अपना शरीर उस भयानक आग में जला लिया और तुमने उसे धोखेबाज साबित करके जेल की सीलन भरी कालकोठरी में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यह कोई मामूली अपराध नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक साजिश है। रोहन अब बुरी तरह से कांप रहा था और उसने बचाव में काव्या के पैरों में गिरने की कोशिश की। वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि दीदी मुझे माफ कर दो। उस रात मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था और मैं जेल की यातना से बहुत डर गया था। काव्या ने बहुत ही नफरत के साथ रोहन को एक जोरदार लात मारकर पीछे धकेल दिया। उसने कहा कि तुम मुझे दीदी कहने का अधिकार उसी रात हमेशा के लिए खो चुके हो, जब तुमने मेरी बीमार मां की जिंदगी के पैसों को पुलिस की रिश्वत में उड़ा दिया था। काव्या ने अपनी वर्दी के चमकते हुए सितारों को छूते हुए बहुत ही दर्दनाक आवाज में कहा कि मुझे इस वर्दी पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन आज मुझे यह वर्दी अपने शरीर पर किसी जहरीले सांप की तरह डस रही है। इस वर्दी का एक एक धागा उस बेगुनाह रवि के खून, पसीने और उसके भयानक आंसुओं से बुना गया है। तुम लोगों ने मुझे उस इंसान से इतनी भयंकर नफरत करने पर मजबूर कर दिया, जो असल में मेरे लिए एक सच्चे देवता की तरह अपनी पूरी जिंदगी को चुपचाप और बहुत खामोशी से कुर्बान कर रहा था। पिता ने फिर से अपनी राजनीतिक ताकत की धौंस जमाते हुए कहा कि काव्या, तुम एक मामूली आदमी के लिए अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं शहर के बड़े मंत्रियों को जानता हूं और तुम्हारा यह कदम तुम्हारी खुद की शानदार नौकरी को पूरी तरह से खा जाएगा। काव्या ने यह सुनकर एक बहुत ही खौफनाक और सर्द मुस्कान के साथ अपने पिता की तरफ देखा। उसने कहा कि आप अभी तक यह बात नहीं समझ पाए हैं कि मैं आज यहां अपनी नौकरी या अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूं। काव्या ने अपनी तेज आवाज को और ज्यादा बुलंद करते हुए कहा कि कर्मों का फल हर इंसान को इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। आपने जो पाप किया है
उसका हिसाब आज कानून पूरी सख्ती के साथ करेगा। उसने तुरंत अपने पीछे खड़े इंस्पेक्टर शर्मा को एक बहुत ही कड़क आदेश दिया। उसने कहा कि इंस्पेक्टर, इन दोनों अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करो और इनके हाथों में मजबूत हथकड़ी पहनाओ। यह सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी अपने ही परिवार को गिरफ्तार करने का ऐसा भयंकर आदेश दे रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा थोड़ा झिझक रहे थे, इसलिए काव्या ने खुद आगे बढ़कर इंस्पेक्टर की बेल्ट से लोहे की ठंडी हथकड़ी निकाल ली। वह भारी कदमों के साथ अपने कांपते हुए भाई रोहन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ी। रोहन जोर जोर से रो रहा था और बचने के लिए पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काव्या ने बहुत ही निर्दयता और ताकत के साथ रोहन का कॉलर पकड़ा और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर एक ही झटके में वह भारी हथकड़ी उसके हाथों में बहुत ही मजबूती के साथ कसकर पहना दी। हथकड़ी की उस खौफनाक आवाज ने उस आलीशान ड्राइंग रूम के घमंड और झूठी इज्जत को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। पिता अपने ही बेटे को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर सीना पकड़कर वहीं सोफे पर धम से बैठ गए। उनका वह सारा रुतबा और पैसों का भयंकर घमंड आज उनकी अपनी ही बेटी की ईमानदारी और न्याय के सामने मिट्टी में मिल चुका था। काव्या ने अपने पिता की तरफ देखकर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज से मेरा इस झूठे और पापी परिवार से कोई भी खून का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। काव्या ने रोहन को कॉलर से पकड़कर बहुत ही बेरहमी के साथ कांच के दरवाजे से बाहर की तरफ खींचा। बाहर मोहल्ले के बहुत सारे अमीर लोग तमाशा देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए थे। उन सभी की हैरान आंखों के सामने शहर की शक्तिशाली महिला अधिकारी अपने ही भाई को एक खतरनाक मुजरिम की तरह घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी की तरफ ले जा रही थी। यह दृश्य लखनऊ शहर के इतिहास में न्याय की एक बहुत ही खौफनाक और कभी न भूलने वाली भयानक मिसाल हमेशा के लिए बन चुका था। रोहन को जीप के पिछले हिस्से में धक्का देकर काव्या ने बाहर से लोहे का भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पिता रोते हुए घर से बाहर आए और उन्होंने काव्या के सामने हाथ जोड़कर आखिरी बार भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन लिया और उनकी तरफ देखना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। उसने अपने सभी पारिवारिक बंधनों को एक झटके में हमेशा के लिए काटकर फेंक दिया था। आज उसने अपने अंदर की उस कमजोर और धोखे में जी रही लड़की को हमेशा के लिए दफना दिया था। काव्या का दिमाग अब पूरी तरह से शांत था। एक अजीब सी खामोशी और गहरी शांति उसके मन में छा गई थी, जो कई सालों की घुटन के बाद उसे महसूस हो रही थी। उसने इंस्पेक्टर शर्मा को सख्त आदेश दिया कि इन दोनों पर सबूत मिटाने और एक बेगुनाह को झूठे केस में फंसाने की कड़ी धाराएं लगाई जाएं। वह खुद कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ सबसे मजबूत गवाह बनकर खड़ी होगी, ताकि इन्हें अपने पापों की वह खौफनाक सजा मिल सके जिससे ये पिछले 5 सालों से बड़ी बेशर्मी के साथ बच रहे थे। पुलिस का काफिला सायरन बजाते हुए उस आलीशान मोहल्ले की सड़कों से वापस पुलिस स्टेशन की तरफ तेजी से निकल पड़ा। काव्या अपनी जीप में बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर दौड़ते हुए शहर को बहुत ध्यान से देख रही थी। न्याय का यह पहला और सबसे जरूरी चरण उसने बहुत ही बहादुरी और ईमानदारी के साथ पूरा कर लिया था। उसने कर्मों के उस चक्र को घुमा दिया था जिसने सच्चाई को दबाकर रखा था, लेकिन उसके दिल का एक बहुत बड़ा और दर्दनाक हिस्सा अभी भी बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार रवि का जला हुआ चेहरा, उसके कांपते हाथ और उसकी वह भयंकर खांसी आ रही थी। काव्या ने अपनी वर्दी को देखा, जिसे वह पिछले कई सालों से अपना भगवान मानती आ रही थी। आज उसे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि यह वर्दी उसे अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि रवि के उस खौफनाक बलिदान और खून से मिली है। इस वर्दी का असली हकदार वह कमजोर और बीमार इंसान था, जो आज भी उस गंदी और बदबूदार स्लम बस्ती में अपनी दर्दनाक जिंदगी से बुरी तरह जंग लड़ रहा था। काव्या के गालों पर आंसुओं की एक गर्म धार धीरे से बहने लगी, लेकिन ये आंसू दुख या कमजोरी के बिल्कुल भी नहीं थे।
ये आंसू उस भयंकर अपराधबोध और उस पवित्र प्यार के थे जो इतने भयानक तूफान के बाद भी पूरी तरह से जिंदा था। उसने खुद से वादा किया कि वह रवि के हर घाव, हर दर्द और उसकी खोई हुई सांस का पूरा हिसाब इस क्रूर समाज से जरूर लेगी। उसका अहंकार और उसकी झूठी ताकत आज उस सच्चे प्यार के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुके थे और पूरी तरह खत्म हो गए थे। जीप एक लाल बत्ती पर रुकी तो काव्या की नजर मंदिर के बाहर बैठे कुछ भिखारियों पर पड़ी। उसे लगा कि पिछले 5 सालों से वह खुद भी एक अंधी भिखारिन की तरह सिर्फ नफरत और बदले की भीख मांग रही थी, जबकि उसके पास दुनिया का सबसे अनमोल खजाना रवि का निस्वार्थ और सच्चा प्यार मौजूद था, जिसे वह अपनी अंधी आंखों से कभी देख ही नहीं पाई। उसने अपने ड्राइवर को तुरंत आदेश दिया कि वह गाड़ी का रास्ता बदलकर शहर के सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल की तरफ उसे बहुत तेजी से ले चले। उसे अब एक पल की भी देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसे रवि को उस नरक जैसी झोपड़ी से बाहर निकालकर सबसे बेहतरीन इलाज दिलवाना था। वह जानती थी कि रवि का स्वाभिमान उसे कभी भी काव्या से मदद लेने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन काव्या अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वह अपनी इस आईपीएस की ताकत का इस्तेमाल पहली बार अपने प्यार को मौत के मुंह से छीनने के लिए करने वाली थी। उसने एम्बुलेंस और डॉक्टरों की एक पूरी विशेष टीम को तैयार रहने का सख्त आदेश अपने फोन के जरिए दे दिया था। सूरज अब पूरी तरह से आसमान में चमक रहा था और उसकी तेज किरणें काव्या के चेहरे पर एक नई उम्मीद और मजबूत इरादे को रोशन कर रही थीं। न्याय का वह भयानक अध्याय जो उसके परिवार के धोखे से शुरू हुआ था, वह आज पूरी तरह से खत्म हो चुका था। रोहन और उसके पिता अब हमेशा के लिए कानून की ठंडी सलाखों के पीछे सड़ने वाले थे, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, जहां काव्या को अपने उस टूटे हुए प्यार का खोया हुआ विश्वास वापस बहुत मेहनत से जीतना था। काव्या ने अपने दोनों हाथों से चेहरे को रगड़ा और एक लंबी तथा गहरी सांस अपने फेफड़ों में भरी। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि रवि उसे आसानी से माफ नहीं करेगा, क्योंकि काव्या ने उस पर सिर्फ शक नहीं किया था, बल्कि उसे गंदी गालियां देकर सड़क पर जलील भी किया था। लेकिन काव्या ने भी यह पक्की कसम खा ली थी कि वह रवि के पैरों में गिरकर तब तक अपने पापों की माफी मांगती रहेगी जब तक रवि के दिल का वह जमा हुआ खून और दर्द पूरी तरह से पिघल नहीं जाता। पुलिस की वह गाड़ी अब सीधे उस धूल भरे चौराहे और उस गरीब बस्ती की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रही थी। काव्या का दिल किसी छोटे डरे हुए बच्चे की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। वह इस बार वहां नफरत की आग लेकर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सच्ची प्रार्थना लेकर जा रही थी। वह अपनी इस चमकती वर्दी और ताकत को रवि के उन जले हुए और कांपते कदमों में पूरी तरह से समर्पित करने के लिए बेकरार थी। लखनऊ की यह दोपहर एक ऐतिहासिक और भावुक मिलन की गवाह बनने वाली थी। लखनऊ की उसी धूल भरी सड़क पर आज अचानक दर्जनों पुलिस की गाड़ियां अपने तेज सायरन बजाते हुए आकर रुकीं। गाड़ियों की उस भयानक आवाज से पूरे चौराहे पर एक अजीब सी दहशत और खलबली मच गई थी। लोग अपना काम छोड़कर डरे हुए कदमों से उस पुलिस के काफिले की तरफ बड़ी हैरानी से देख रहे थे। सबसे आगे वाली गाड़ी से आईपीएस काव्या शर्मा बहुत ही भारी और मजबूत कदमों के साथ नीचे उतरी। उसकी चमकती हुई खाकी वर्दी पर लगे हुए सारे पदक आज सूरज की तेज रोशनी में बहुत ही शानदार तरीके से चमक रहे थे। सड़क के उसी गंदे और संकरे कोने में रवि आज भी अपनी उस पुरानी भट्टी के सामने खड़ा था। वह अपनी उस भयंकर खांसी से बुरी तरह से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी अपने जले हुए हाथों से ग्राहकों को खाना परोसने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुलिस की गाड़ियों को देखकर वहां खड़े सभी ग्राहक डर के मारे अपना खाना छोड़कर तेजी से भागने लगे। रवि ने अपनी कमजोर आंखें उठाकर देखा और उस शक्तिशाली महिला को अपनी तरफ तेजी से आते हुए महसूस किया। उसे लगा कि काव्या उसे हमेशा के लिए गिरफ्तार करने आई है। पूरे चौराहे पर एक बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा पूरी तरह से छा गया था। ट्रैफिक हवलदार ने
सड़क के दोनों तरफ के सभी वाहनों को रोक दिया था। काव्या बिना किसी सुरक्षाकर्मी के अकेले ही उस टूटी फूटी चाट की दुकान की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में आज वह कल वाला भयंकर और खौफनाक गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी जगह आज एक बहुत ही गहरा, कभी ना खत्म होने वाला दर्द और आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब उसकी उन खूबसूरत आंखों में पूरी तरह से उमड़कर बाहर आ रहा था। काव्या के जूतों की भारी आवाज सुनकर रवि का पूरा कमजोर शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बहुत बुरी तरह से कांपने लगा था। उसने अपनी नजरें पूरी तरह से जमीन पर झुका ली और अपने जले हुए दागदार चेहरे को अपने मैले गमछे से छिपाने की एक बहुत ही नाकाम कोशिश करने लगा। वह सोच रहा था कि आज यह शक्तिशाली पुलिस अधिकारी सबके सामने उसकी बची खुची झूठी इज्जत को भी मिट्टी में पूरी तरह से मिला देगी। वह किसी भी तरह की सजा भुगतने के लिए एक बहुत ही लाचार अपराधी की तरह चुपचाप खड़ा था। काव्या चलते चलते ठीक उस पुरानी लकड़ी की मेज के सामने आकर अचानक रुक गई। गर्म तेल, पुराने मसालों और सड़क की उड़ती हुई धूल की वही तेज महक आज फिर से वहां मौजूद थी। काव्या ने बहुत ही ध्यान और दर्द के साथ रवि के उन जले हुए हाथों को देखा, जिन पर अभी भी कल के ताजे घाव और खून के छोटे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये वही खूबसूरत और मजबूत हाथ थे जिन्होंने कभी उस भयंकर आग के खौफनाक समुद्र से 10 निर्दोष और गरीब मजदूरों की अनमोल जान को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। बिना एक भी शब्द बोले काव्या ने बहुत ही धीरे से अपने सिर से वह चमकती हुई पुलिस की टोपी उतारी और उसे पास रखी मेज पर रख दिया। यह दृश्य देखकर वहां जमा हुई पूरी भीड़ के बीच एक बहुत ही अजीब सी हलचल मच गई। काव्या ने अपनी नम और लाल आंखों से रवि के उस डरे हुए और खुरदरे चेहरे को बहुत ही गहराई से देखा। उसकी आंखों में कोई पुलिस वाला खौफ नहीं था, बल्कि एक खोई हुई मासूम लड़की का भयंकर अपराधबोध था। उसने बहुत ही कांपती और सुरीली आवाज में रवि का नाम पुकारा। अपने नाम की उस परिचित और दर्द भरी आवाज को सुनकर रवि अंदर तक बुरी तरह से हिल गया। उसने डरते हुए अपने कदम पीछे की तरफ हटाए और एक बहुत ही टूटी हुई और कमजोर आवाज में काव्या से मिन्नतें करने लगा। उसने कहा कि मैडम, मैं सिर्फ एक बहुत ही गरीब और मामूली सा सड़क छाप आदमी हूं। कृपया मुझे मेरी इस दर्दनाक और खौफनाक बीमारी के साथ अकेला मरने के लिए छोड़ दीजिए। वह अभी भी काव्या के उस शानदार भविष्य को समाज की गंदी नजरों से बचाने का एक बहुत ही झूठा नाटक कर रहा था। काव्या के सब्र का वह भारी बांध अब पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसकी आंखों से आंसुओं की एक बहुत तेज और गर्म धार उसके गालों पर बहने लगी थी। उसने बहुत ही रोती हुई और तेज आवाज में कहा कि अब यह झूठा नाटक हमेशा के लिए बंद कर दो मेरे प्यार। मुझे उस 5 साल पुरानी कारखाने की आग, मेरे लालची भाई का वह खौफनाक अपराध, मेरे निर्दयी पिता की वह गंदी साजिश और तुम्हारी इस महान तथा खामोश कुर्बानी का सारा सच पूरी तरह से मालूम चल चुका है। अब कुछ भी छिपा नहीं है। यह सब सुनकर रवि की कमजोर और धंसी हुई आंखें भयंकर हैरानी के साथ पूरी तरह से चौड़ी हो गईं। वह अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगा और अभी भी उस कड़वे सच को पूरी तरह से झुठलाने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश कर रहा था। वह कहने लगा कि नहीं मैडम, आपको जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं तो असल में एक नीच चोर और बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान हूं। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक काव्या की उस चमकती हुई आईपीएस की वर्दी पर कोई भी गंदा दाग बिल्कुल भी नहीं लगने देना चाहता था। रवि की इस बेइंतहा और निस्वार्थ मोहब्बत को देखकर काव्या का दिल किसी तेज धार वाले खंजर से बुरी तरह कटने लगा था। उसने समाज के उन सभी कठोर नियमों और अपनी पुलिस वाली उस ताकतवर सीमा को एक झटके में पार कर लिया। वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने रवि के उस कांपते हुए और भयंकर रूप से जले हुए दाहिने हाथ को अपने दोनों हाथों से बहुत कसकर पकड़ लिया। यह अजीब और अविश्वसनीय नजारा देखकर सड़क पर खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ भयंकर
सदमे और खौफनाक हैरानी के साथ पूरी तरह से सन्न रह गई थी। काव्या जोर जोर से सिसकते हुए रोने लगी और उसके गर्म आंसू रवि की उस जली हुई और खुरदरी चमड़ी पर लगातार गिरने लगे। उसने पूरे चौराहे के सामने बहुत ही ऊंची आवाज में कहा कि मेरे शरीर पर सजी यह शानदार खाकी वर्दी, मेरे कंधों के ये चमकते हुए सितारे और मेरी यह भयंकर पुलिस वाली ताकत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी, अपना खूबसूरत शरीर और अपने सारे सतरंगी सपने मेरे इस झूठे और खोखले भविष्य के लिए एक बहुत ही शांत और मुस्कुराते हुए देवता की तरह हमेशा के लिए आग में जला दिए। इसके बाद उस धूल भरी और गंदी सड़क पर एक ऐसा भयंकर और अविश्वसनीय दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। लखनऊ शहर की वह सबसे खतरनाक और शक्तिशाली आयरन लेडी, जिससे बड़े बड़े खूंखार अपराधी भी थर थर कांपते थे, वह अचानक अपने घुटनों के बल उस गंदी और मैली जमीन पर बैठ गई। उसने अपने सारे अहंकार, अपनी झूठी ताकत और समाज की उस सबसे ऊंची और अमीर जाति के सारे खौफनाक गुरूर को उस मामूली चाट बेचने वाले गरीब इंसान के पैरों में हमेशा के लिए कुचल दिया। पूरे चौराहे पर एक ऐसा भयंकर और डरावना सन्नाटा छा गया था जैसे वहां मौजूद हर इंसान ने अपनी सांसें पूरी तरह से रोक ली हों। लोगों के हाथों से उनके मोबाइल फोन और खाने की प्लेटें छूटकर जमीन पर गिर रही थीं, लेकिन किसी को कोई भी होश बिल्कुल नहीं था। कोई भी आम इंसान अपनी आंखों पर यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक इतनी बड़ी और ताकतवर महिला आईपीएस अधिकारी इस तरह दिन के उजाले में एक सड़क छाप और गंदे कपड़े पहने हुए गरीब इंसान के सामने कीचड़ में घुटनों के बल बैठ सकती है। काव्या ने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से रवि के उन गंदे, धूल से स्नेह और फटे हुए पैरों को बहुत ही प्यार और भयंकर अपराधबोध के साथ मजबूती से पकड़ लिया। वह एक छोटे और मासूम बच्चे की तरह बहुत जोर जोर से चीख कर रोने लगी और रवि से अपनी उन सभी भयानक गलतियों की बार बार माफी मांगने लगी। उसने कहा कि मैं पूरी तरह से अंधी, बेवकूफ और बहुत ही घमंडी हो गई थी, जो तुम्हारे उस सच्चे और पवित्र प्यार को कभी पहचान ही नहीं पाई। तुमने मेरी जिंदगी बचाई और मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द और नफरत दी। काव्या को इस तरह अपने गंदे पैरों में रोता हुआ देखकर रवि का वह कमजोर और थका हुआ दिल पूरी तरह से फट गया। उसके कांपते हुए पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह भी तुरंत अपने घुटनों के बल काव्या के ठीक सामने उस गंदी जमीन पर धम्म से बैठ गया। उसने अपने जले हुए हाथों से काव्या के गालों से आंसुओं को पोंछने की कोशिश की और रोते हुए कहा कि तुम मेरी सबसे बड़ी और खूबसूरत जीत हो। तुम्हें इस तरह जमीन पर रोते हुए देखना मेरे लिए दुनिया की सबसे भयानक और जानलेवा सजा है। बिना किसी की परवाह किए काव्या ने आगे बढ़कर रवि को अपनी बाहों में बहुत ही कसकर जकड़ लिया। उन दोनों का वह मिलन कोई साधारण मिलन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह 5 सालों के भयंकर दर्द, खौफनाक जुदाई और उन सभी जहरीले आंसुओं का एक बहुत ही पवित्र और दर्दनाक अंत था। उस एक मजबूत और जानलेवा आलिंगन ने उन दोनों के दिलों में जमे हुए उस 5 साल पुराने काले और डरावने खून को पूरी तरह से पिघलाकर बाहर निकाल दिया था। वे दोनों एक दूसरे के कंधों पर सिर रखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रो रहे थे। रवि के शरीर पर मौजूद उस भयंकर आग के डरावने निशान और उसकी वह दयनीय और भिखारियों जैसी बदबूदार हालत अब काव्या के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। काव्या ने बहुत ही सच्चे प्यार और सम्मान के साथ रवि के उस भयानक और जले हुए दागदार गाल पर अपने होठों से एक बहुत ही पवित्र और लंबा चुंबन अंकित कर दिया। उसने बिना कुछ बोले पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया था कि रवि के ये भयंकर घाव ही असल में उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे महंगे बहादुरी के अनमोल पदक हैं, जिन्हें वह पूजती है। यह दर्दनाक और खूबसूरत नजारा देखकर वहां सड़क पर मौजूद हर एक रिक्शा वाले, गरीब मजदूर,
छोटे दुकानदार और आम यात्रियों की आंखों से भी आंसुओं की तेज बारिश होने लगी थी। समाज की वह बहुत बड़ी और खोखली दीवार, जो हमेशा अमीरी, गरीबी, ताकत और कमजोरी के बीच एक भयंकर खाई पैदा करती थी, वह आज प्यार के इस महासागर में पूरी तरह से डूबकर खत्म हो चुकी थी। यह उस सच्चे और निस्वार्थ प्यार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी, जिसने पैसों और झूठे घमंड की उस भयंकर और खौफनाक ताकत को हमेशा के लिए हरा दिया था। काव्या ने धीरे से रवि को सहारा देकर अपने पैरों पर खड़ा किया और खुद भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो गई। उसने उस रोती हुई और हैरान भीड़ की तरफ घूमकर बहुत ही बुलंद और गर्व से भरी आवाज में एक बहुत बड़ी घोषणा की। उसने कहा कि यह इंसान कोई मामूली सड़क छाप भिखारी या कोई खूंखार अपराधी बिल्कुल भी नहीं है। यह इंसान मेरा इकलौता और सच्चा पति है। यह मेरा भगवान है, जिसने अपनी जिंदगी को भयंकर आग में जलाकर मेरे सम्मान और मेरी इस ताकतवर वर्दी को बहुत ही खामोशी के साथ बचाया है। इसके बाद काव्या ने उस पुरानी और गंदी चाट की दुकान को हमेशा के लिए उसी धूल भरी सड़क पर पीछे छोड़ दिया। उसने रवि का वह जला हुआ और कमजोर हाथ बहुत ही मजबूती और प्यार के साथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे सम्मान के साथ अपनी उस शानदार सरकारी और वातानुकूलित गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। आज से उनकी जिंदगी का एक बहुत ही नया, खूबसूरत और सुकून भरा सफर शुरू होने वाला था। अतीत की वह सारी भयंकर और खौफनाक राख आज उसी धूल भरे चौराहे पर हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर नरम और वातानुकूलित सीट पर बैठते ही रवि ने अपना थका हुआ और भारी सिर काव्या के मजबूत और सुरक्षित कंधे पर बहुत ही शांति के साथ टिका दिया। उसकी सांसें अभी भी अपनी उस भयंकर बीमारी के कारण बहुत भारी और तेज चल रही थीं, लेकिन आज उसके दिल और दिमाग में एक बहुत ही गहरी और खामोश शांति पूरी तरह से छा गई थी। पिछले 5 सालों का वह खौफनाक और जानलेवा डरावना सपना अब हमेशा के लिए टूट चुका था और उसे अपनी जिंदगी का वह सबसे सच्चा और खूबसूरत प्यार वापस मिल गया था। कर्मों का वह भयंकर और डरावना चक्र आज अपने सही और अंतिम मुकाम पर पहुंचकर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जिन पापी और क्रूर लोगों ने अपने झूठे सम्मान के लिए इस सच्चे प्यार को बर्बाद किया था, वे अब कानून की उन ठंडी और खौफनाक सलाखों के पीछे सड़ने वाले थे। और जिस महान आत्मा ने बिना किसी लालच के अपनी पूरी जिंदगी का खामोश बलिदान दिया था, उसे आज अपना वह खोया हुआ सर्वोच्च सम्मान और बेइंतहा प्यार एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक तरीके से पूरी दुनिया के सामने वापस मिल गया था। यह कहानी समाज को यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी महंगे बंगले या शानदार वर्दी का मोहताज बिल्कुल भी नहीं होता है। त्याग और निस्वार्थ बलिदान की वह ताकत दुनिया के हर बड़े घमंड और झूठी ताकत को घुटनों पर ला सकती है। लखनऊ की उस धूल भरी सड़क ने आज न्याय और प्यार का एक ऐसा अद्भुत और भयंकर इतिहास देखा था, जिसे आने वाले कई सालों तक कोई भी इंसान भूल नहीं पाएगा। सूरज की किरणें आज काव्या और रवि के उस पवित्र और सच्चे रिश्ते पर एक बहुत ही नई और शानदार रोशनी पूरी तरह बिखेर रही थीं।